हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर इज़ प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द सीपीसी। समरी प्रोसीजर के नाम से ही आपको समझ लग रही होगी कि समरी एक छोटा, किसी चीज़ को अगर हमने छोटा लिखना हो तो उसको समरी बोलते हैं। वैसे ही समरी प्रोसीजर ऑफ अ सूट प्रोवाइड दिया गया है। ऑर्डर 37 में एक छोटा प्रोसीजर दिया गया है। कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जो 37 ऑर्डर में प्रोवाइड किए गए हैं, उन केसेस में पूरा ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें एक समरी प्रोसीजर की फॉर्म में वो कर लेते हैं। कि कुछ जैसे कि रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हैं, हुंडीज़ के बेसिस पे हैं, ऐसे कुछ सूट्स होते हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेचर ने सोचा कि इनके ऊपर पूरा ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम समरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड किया जा सकता है। एंड इन दैट केस देयर विल बी नो इनजस्टिस टू द पार्टीज़, इसलिए ऑर्डर 37 को उन्होंने बनाया है। ऑर्डर 37 से जाने से पहले सबसे पहले हम एक ऊपर से ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि समरी सूट का प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले तो प्लेंटिव जो है प्लेंट फाइल करेगा, हमें पता है प्लेंट फाइल्ड होगी। प्लेंट के होने के बाद समन्स जाएंगे डिफेंडेंट को। समन्स टू द डिफेंडेंट विल बी सर्व्ड फॉर हिज अपीयरेंस। फॉर अपीयरेंस के लिए समन जाएंगे। जब उसको समन सर्व हो जाएंगे, डिफेंडेंट अगर चाहता है तो अपीयर हो जाएगा या अपीयर नहीं होगा। अगर नहीं अपीयर होगा तो प्लेंट उसकी डीम टू बी एडमिटेड मान के उसको उतना रिलीफ दे दिया जाएगा जो प्लेंट में मांगा होगा। अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, यहाँ पे करते हैं हम आगे, डिफेंडेंट अपीयर कर देता है, देन वो क्या करेगा, वो अपना एक तो एड्रेस फाइल करेगा फॉर हिज फर्दर कॉरस्पॉन्डेंसेज एंड फर्दर नोटिस जिसके ऊपर उसको दिए जाएंगे फर्दर एड्रेस। एंड सेकेंडली वो क्या करेगा, एक अपना नोटिस देगा प्लेंटिफ को रिगार्डिंग हिज अपीयरेंस, कि वो अपीयर हो गया, उसके रिगार्डिंग उसका नोटिस देगा प्लेंटिफ को। आफ्टर द नोटिस ऑफ द अपीयरेंस द प्लेंटिफ विल अगेन सर्व समन्स टू द डिफेंडेंट। दोबारा डिफेंडेंट पे समन सर्व होंगे विद रिगार्ड टू द जजमेंट। इसमें क्या होगा, जो प्लेंटिफ है जब ये समन सर्व करेगा, इसमें एक एफिडेविट साथ में देगा कि दैट द डिफेंडेंट हैज़ नो ग्राउंड ऑफ हिज डिफेंस। उसके पास कोई ग्राउंड का डिफेंस का कोई ग्राउंड नहीं है। देयरफॉर काइंडली पास द जजमेंट इन द प्रेजेंट केस। तो जब वो डिफेंस के ऊपर समन्स देगा तो डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो अपना रिप्लाई फाइल करे, साइलेंट हो जाएगा, द डिफेंडेंट विल बी साइलेंट। इन दैट केस जो उसने एफिडेविट फाइल किया, प्लेंट डीम टू बी एडमिटेड एंड द डिफेंडेंट डिक्री शैल बी पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट एज मेंशन्ड इन द प्लेंट। अगर साइलेंट नहीं रहता तो द डिफेंडेंट विल फाइल लीव टू डिफेंड, मतलब कि वो एक लीव टू डिफेंड फाइल करेगा कोर्ट के पास, जिसमें वो अपने ग्राउंड्स देगा डिफेंस के। उस लीव टू डिफेंड को कोर्ट देखेगी वेदर देयर आर जस्टिफिएबल ग्राउंड्स और वेदर देयर आर ग्राउंड्स विच मे कंटेस्ट द केस, विच मे कंटेस्ट द एलिगेशंस ऑफ द प्लेंटिफ। देन द कोर्ट विल अलाउ द लीव टू डिफेंड एंड विल फ्रेम द इश्यूज। तो इशू फ्रेम कर देगी। अगर कोर्ट को लगेगा कि लीव टू डिफेंड उसको अलाउ नहीं करनी चाहिए डिफेंडेंट को, देन द कोर्ट कैन डिसमिस द लीव टू डिफेंड एंड राइट अवे पास द डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट। उस केस में ट्रायल होगा ही नहीं। इसलिए समरी सूट है, ये सारा डिपेंड करता है लीव टू डिफेंड में। लीव टू डिफेंड में जब डिफेंडेंट अपने सारे ग्राउंड दे देगा तो कोर्ट देखेगी कि वेदर देयर इज़ ए कंटेस्टेबल केस बिटवीन द प्लेंटिफ ऑफ द डिफेंडेंट और नॉट, whether the defendant is having a grounds which can contest the case or not, रीजनेबल है कि नहीं है। इन चीज़ों को मैं आगे गाइडलाइन सारी आपको बताऊंगा जो केसेस में डिस्कस की गई हैं। वाइल अलाउइंग द लीव टू डिफेंड वो केसेस बताऊंगा। तो अगर लीव टू डिफेंड अलाउ होती है, देन द इश्यूज विल बी फ्रेम्ड एंड द ट्रायल विल गो ऑन एंड द प्लेंटिफ विल बी आस्क्ड टू गिव हिज एविडेंसेस एंड डिफेंडेंट देयर आफ्टर। अदरवाइज अगर लीव टू डिफेंड डिसअलाउ कर दी, देन the plaintiff will get the decree against the defendant. Leave to defend has to be filed within 10 days from the date of the service of the summons. From the date of the service of the summons,
ये सबसे शॉर्टेस्ट लिमिटेशन पीरियड है। प्री के लिए याद रखिए, लिमिटेशन पीरियड में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है 10 डेज। लीव टू डिफेंड हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 10 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द समन्स। 10 दिन के अंदर अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करनी पड़ती है। अगर डिफेंडेंट एब्सेंट हो जाता है देन द एक्स पार्टी डिक्री कैन बी पास्ड, वो भी आगे हम करेंगे। अब एक बार हम बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं। दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कोर्ट्स, मतलब कि ये हर एक कोर्ट पे अप्लाई नहीं होगा समरी प्रोसीजर का। समरी प्रोसीजर इज एप्लीकेबल ऑन हाई कोर्ट्स, सिटी सिविल कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एंड अदर कोर्ट्स, provided that in respect of the courts referred to in clause B, the High Court may, by notification in the official gazette, restrict the operation of this court only to such categories of suit as it deems proper। मतलब कि अदर कोर्ट्स के में कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर ही सूट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है हाई कोर्ट। सपोज करो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्रीमेंट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रिकवरी का सूट है, इन दैट के समरी किया जा सकता है। कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अगर है तो उस केस में समरी प्रोसीजर अलाउ किया जा सकता है प्रॉपर। एंड मे ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस में रिक्वायर by subsequent notification in the official gazette further restrict and enlarge or vary the categories of suit to be brought under the operation of this order as it deems proper। मतलब कि उसको कम और ज़्यादा बाद में भी किया जा सकता है थ्रू द नोटिफिकेशन बाय द इन द ऑफिशियल गैजेट। आगे कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 द ऑर्डर अप्लाइज टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सूट नेमली, मतलब कि इन क्लासेस के ऊपर तो लगेगा, इससे ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, इससे कम भी किए जा सकते हैं बाय ऑर्डर इन द ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट करके हाई कोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर भी सकती है, इनमें से भी कम कर सकती है और इनको तो इंक्लूड करेगी, इससे ज़्यादा भी कर सकती है। क्या कहते हैं सूट्स अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट, कि कोई भी सूट ऑन द बेसिस ऑफ हुंडीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के ऊपर किया गया है तो उसको हम समरी फॉर्म में कर सकते हैं। याद रखिए समरी फॉर्म में 3 चीज़ें जो रूल 2 में प्रोवाइड की गई हैं, मैं आगे रीड करूँगा, उनको मेंशन करना प्लेंट में ज़रूरी है। अगर आप उन 3 चीज़ों को रेफ़र नहीं करेंगे, प्लेंट में मेंशन नहीं करेंगे, देन इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए समरी सूट। वो समरी सूट नहीं बनेगा, वो नॉर्मल सूट ही रहेगा। वो 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। वो क्या है? सूट इज़ फाइल्ड अंडर ऑर्डर 37, ये सूट प्रेजेंट सूट इज़ फाइल्ड अंडर ऑर्डर 37। नो रिलीफ क्लेम्ड विच इज़ नॉट गिवन अंडर 37 हैज़ बीन क्लेम्ड, मतलब कि कोई ऐसा रिलीफ मैंने नहीं मांगा है जो ऑर्डर 37 में नहीं दिया जा सकता है। आफ्टर द सूट नंबर ही हैज़ टू मेंशन दैट ऑर्डर 37 दैट इज समरी सूट, उसको समरी सूट के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। ऑर्डर 37 का सूट है, अगर ये 3 चीज़ें मेंशन नहीं करता है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए ऑर्डनरी सूट, ऑर्डनरी ट्रायल चलेगा, ऑर्डर 37 का प्रोसीजर नहीं लगेगा। अब देखें किन किन पे लगेगा। क्लॉज ए सेज सूट्स अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट, सूट इन विच द प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेट और लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी payable by the defendant with or without interest arising on a written contract, on an enactment where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of a debt other than a penalty, or on a guarantee where the claim against the principal is in respect of a debt or liquidated demand only। मतलब कि अगर कोई रिकवरी ऑफ डेट या लिक्विडेटेड डिमांड के लिए एक सूट फाइल कर रहा है प्लेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ या तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या किसी एनेक्टमेंट के बेसिस पे वे जो सम को रिकवर करने के लिए मांगा गया है इज़ अ फिक्स सम ऑफ मनी और इन द नेचर ऑफ अ, या डेट की नेचर में है, पेनल्टी की नेचर में नहीं है, डेट की नेचर में है, या किसी गारंटी के बेसिस पे वेयर द क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट और लिक्विडेटेड डिमांड ओनली। मतलब कि गारंटी दी जो उसका प्रिंसिपल है, जो गारंटी में जो प्रिंसिपल है उससे सिर्फ प्रिंसिपल डेट की या लिक्विडेटेड डिमांड की गई है, उस केसेस में आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। आगे है इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट, जो मैंने 3 चीज़ें बताई वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, इनको मेंशन करना ज़रूरी है। अ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज मे इफ द प्लेंटिफ डिज़ायर्स टू प्रोसीड हेयर अंडर
be instituted by presenting a plaint which shall contain a specific averment to the fact that the suit is filed under this order, कि ये सूट ऑर्डर 37 के अंडर फाइल किया है, that no relief which does not fall within the ambit of this rule has been claimed in the plaint, कि जो ऑर्डर 37 में रिलीफ प्रोवाइड दिए गए हैं उसके अलावा मैंने कोई रिलीफ नहीं मांगा है। आप और कोई रिलीफ नहीं मांग सकते ऑर्डर 37 के रिलीफ्स के अलावा। थर्ड थिंग, द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इमीडिएटली बिलो द नंबर ऑफ द सूट इन द टाइटल ऑफ द सूट, नेमली में जहाँ पे नंबर ऑफ द सूट लिखते हैं उसके नीचे लिखना पड़ेगा सूट अंडर ऑर्डर 37। आगे रूल 2 क्या कह रहा है, सब रूल 2, द समन्स ऑफ द सूट शैल बी इन द फॉर्म नंबर 4 इन अपेंडिक्स बी और इन सच फॉर्म अदर फॉर्म एज मे बी फ्रॉम टाइम टू टाइम बी प्रिस्क्राइब। मीन जो समन्स इशू होंगे डिफेंडेंट को वो इस नंबर फॉर्म में होंगे। द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट रेफर्ड टू इन सब रूल 1 अनलेस he enters an appearance, and in default of his entering an appearance the allegation in the plaint shall be deemed to be admitted, and the plaintiff shall be entitled to a decree for any sum not exceeding the sum mentioned in the summons, together with the interest at the rate specified, if any, up to the date of the decree, and such sum for the costs as may be determined by the High Court from time to time by rules made in that behalf, and such decree may be executed forthwith। मतलब कि डिफेंडेंट सूट को तब तक डिफेंड नहीं कर सकता जब तक वो अपीयरेंस नहीं देता। अगर वो अपीयरेंस नहीं देता तो डिक्री कैन बी पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, एंड द डिक्री फॉर द सम ऑफ मनी कैन बी पास्ड विच इज़ मेंशनड इन द प्लेंट। जो प्लेंट में जितनी अमाउंट की दी गई है उससे ज़्यादा की डिक्री नहीं पास कर सकते। उसके साथ इंटरेस्ट और कॉस्ट, जो इंटरेस्ट लगा सकते हैं और कॉस्ट जो हाई कोर्ट ने बताई है उसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं। आगे है प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, यहाँ पे डिफेंडेंट लिखा है, डिफेंडेंट है। इन अ सूट to which this order applies, the plaintiff shall, together with the summons under Rule 2, serve on the defendant a copy of the plaint and annexures thereto, and the defendant may at any time within 10 days of such service, ये देखिए 10 दिन है, at any time within 10 days of such service of the summons, enter an appearance either in person or by a pleader, and in either case he shall file in the court an address for service of notices on him। मतलब कि जब समन्स जाएंगे उसके साथ क्या जाएगा, कॉपी ऑफ द प्लेंट और उसके एनेक्चर साथ में जाएंगे। आफ्टर द सर्विस ऑफ द समन्स विद इन 10 days डिफेंडेंट विल अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड विल गिव हिज एड्रेस। वो अगला एड्रेस देगा जहाँ पे उसको आप नोटिस सर्व कर सकते हैं। आगे क्या है, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड ऑल समन्सेस नोटिस एंड अदर जुडिशियल प्रोसेसेस required to be served on the defendant shall be deemed to have been duly served on him if they are left at the address given by him for such service। मतलब कि जो उसने एड्रेस दिया है उस एड्रेस के ऊपर सर्विस होने पर डीम्ड कर लिया जाएगा कि डिफेंडेंट के ऊपर सारे समन्सेस और नोटिस एंड एवरीथिंग शैल बी सर्व्ड। ऑन द डे ऑफ द एंटरिंग द अपीयरेंस, notice of such appearance shall be given by the defendant to the plaintiff's pleader, or if the plaintiff sues in person, to the plaintiff himself, either by notice delivered or sent by prepaid letter directly to the address of the plaintiff pleader or of the plaintiffs as the case may be। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब डिफेंडेंट अपीयर होगा तो वो प्लेंटिफ के ऊपर अपनी अपीयरेंस का नोटिस सर्व करेगा, उसको बताएगा कि जी मैं अपीयर हो गया हूँ, उसके प्लीडर को बताएगा या प्लेंटिफ को बताएगा। If the defendant enters an appearance, the plaintiff shall thereafter serve on the defendant a summons for the judgment in form number 4A in Appendix B or such other form as may be prescribed from time to time, returnable not less than 10 days from the date of the service, supported by an affidavit verifying the cause of action and the amount claimed, and stating that in this behalf there is no defense to the suit। मतलब ये कि जब उसने अपीयरेंस का नोटिस दे दिया, देन प्लेंटिफ दोबारा से समन्स इशू करेगा फॉर द जजमेंट टू द डिफेंडेंट, वेयर इन द प्लेंटिफ विल फाइल एन एफिडेविट इन विच ही हैज़ टू स्टेट अबाउट द कॉज ऑफ एक्शन, अबाउट द अमाउंट क्लेम, एंड ही हैज़ टू स्टेट दैट द डिफेंडेंट हैज़ नो डिफेंस इन द सूट। ये 3 चीज़ें वो मेंशन करेगा। द डिफेंडेंट में एट एनी टाइम, वो 10 दिन का नोटिस होगा, दोबारा जो दोबारा के संबंध होंगे वो भी 10 दिन होंगे, और उस 10 दिन के टेन्योर के बीच में ही डिफेंडेंट को अपना लीव टू डिफेंड फाइल करना पड़ेगा। द डिफेंडेंट में एट एनी टाइम विद इन 10 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट
by affidavit or otherwise disclosing such facts as may be deemed sufficient to entitle him to defend, apply on such summons for leave to defend such suit. ये देखिए leave to defend के लिए वो अप्लाई करेगा, and leave to defend may be granted to him unconditionally or upon such term as may appears to the court or judge to be just. मतलब कि लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करेगा और लीव टू डिफेंड उसको मिलेगी या तो कंडीशनली मिल सकती है या अनकंडीशनली भी मिल सकती है। बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लेंट आई, समन्स गए, समन्स सर्व्ड, डिफेंडेंट 10 दिन के अंदर अंदर अपीयर होगा, विद इन 10 डेज अपीयर हुआ, उसने नोटिस दिया ऑफ हिज अपीयरेंस टू प्लेंटिफ, यहाँ पे दोबारा उसने समन्स दिए फॉर जजमेंट प्लेंटिफ ने, ये 10 दिन का टाइम पीरियड है, 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस। यहाँ पे सपोज करो ये हुआ, यहाँ से 10 दिन के अंदर अंदर विद इन 10 डेज द डिफेंडेंट हैज़ टू फाइल द लीव टू डिफेंड, उसको अपने सारे ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। provided that leave to defend shall not be refused unless the court is satisfied that the facts disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense to raise or that the defendant's intent to be put up by the defendant is frivolous or vexatious। मतलब कि उसके पास एक तो सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं है तो इस ग्राउंड पे लीव टू डिफेंड को डिनाई किया जा सकता है, या उसके जो डिफेंस दिया है इट इज़ अ फ्रिवलस और वेक्सिशियस डिफेंस। इन दो ग्राउंड्स पे वो लीव टू डिफेंड को डिनाई कर सकती है कोर्ट। वैसे नॉर्मली कोर्ट का टिल्ट होता है लीव टू डिफेंड अलाउ करने में, बट इन केस इफ द अपरेंट दैट इट इज़ अ फ्रिवलस और वेक्सिशियस डिफेंड देन द कोर्ट विल नॉट वेस्ट इट्स टाइम एंड विल गो टू डिसमिस द लीव टू डिफेंड। आगे कहते हैं provided further that where a part of the amount claimed by the plaintiff is admitted by the defendant to be due from him, leave to defend the suit shall not be granted unless the amount so admitted to be due is deposited by the defendant in the court। मतलब कि अगर डिफेंडेंट ने सपोज प्लेंटिफ ने मांगा कि जी 50,000, उसमें से 20,000 मान लिए कि मैंने देने हैं, जितनी देर तक 20,000 जमा नहीं कराएगा लीव टू डिफेंड उसको मिल ही नहीं सकती। एट द हियरिंग ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट if the defendant has not applied for the leave to defend or if such application has been made and is refused, the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith। मतलब कि उसने एक तो लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं किया तो प्लेंटिफ को जजमेंट मिल जाएगी, 10 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो प्लेंटिफ को जजमेंट मिल जाएगी अपनी फेवर में जितनी उसने क्लेम की, या उसने लीव टू डिफेंड अप्लाई किया और उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तब भी प्लेंटिफ को जजमेंट मिल जाएगी उसके फेवर में। If the defendant is permitted to defend as to the whole or any part of the claim, the court or the judge may direct him to give such security and within such time as may be fixed by the court or judge, and that on failure to give such security within the time specified by the court or judge or to carry out such other directions as may have been given by the court or judge, the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith। मतलब ये कि जब एक डिफेंडेंट को परमिट किया गया है कि आप अपना पूरा क्लेम को डिफेंड कर लें या उसका कुछ पार्ट को क्लेम कर लें और जज ने उसको डायरेक्शन दिया है कि आप इसके रिगार्डिंग को आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कोर्ट को लगता है कि उसके पास डिफेंस है बट इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए उसको टाइम वेस्ट ना हो तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत है, वो सिक्योरिटी ले लेते हैं। इन दैट केस अगर कोर्ट ने सिक्योरिटी का ऑर्डर किया है और बोला है सपोज करो 7 दिन में दो, तो वो नहीं देता तो कोर्ट उसके अगेंस्ट जजमेंट पास कर सकती है। द कोर्ट और जज में फॉर सफिशिएंट कॉज शोन बाय द डिफेंडेंट एक्सक्यूज द डिले ऑफ द डिफेंडेंट इन एंटरिंग एन अपीयरेंस और इन अप्लाइंग फॉर द लीव टू डिफेंड। ये है अपना सेटिंग असाइड एक्स पार्टे, मान लीजिए आप इसको एक तरह से, वैसे सेटिंग असाइड एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स मतलब कि लीव टू डिफेंड नोटिस गया, समन्स गए टू अपीयर नहीं हुआ 10 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद अपीयर हो रहा है, तो जो 5 दिन की डिले है वो सब रूल 7 में कंडोन हो सकती है। या जो उसने लीव टू डिफेंड 10 दिन में फाइल करनी थी वो 20 दिन के बाद फाइल की है, तो जो 10 दिन की डिले है वो यहाँ पे कंडोन की जा सकती है। पावर टू सेट असाइड डिक्री, अगर डिक्री पास होगी तो उसको सेट असाइड करने के लिए एक्स पार्टी डिक्री की बात कर रहे हैं। आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेट असाइड द डिक्री एंड इफ नेसेसरी स्टे और सेट असाइड एग्जीक्यूशन एंड मे गिव लीव टू द डिफेंड टू अपीयर टू द summons and to defend the suit if it seems reasonable to the court so to do and on such term as the court thinks fit।
मतलब कि डिक्री पास अपना इसमें डिक्री पास हो गई है और देयर आर द सर्कमस्टांसिस इन विच द कोर्ट डीम्स दैट द डिक्री शुड बी सेट असाइडेड एंड द डिफेंडेंट शुड बी अलाउड टू डिफेंड टू गेट द लीव टू डिफेंड। तो अप्लाई करने के लिए भी उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोर्ट मान रही है, तो इन दैट केस कोर्ट कोई भी सिक्योरिटी भी लगा सकती है, कोई ऑर्डर भी पास कर सकती है, कॉस्ट भी लगा सकती है, उसके बेसिस पे वो डिक्री को सेट असाइड भी कर सकती है। पावर टू ऑर्डर बिल एटसेट्रा टू डिपॉजिट विद द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। In any proceeding under this order, the court may order the bill, hundi or note on which the suit is founded to be forthwith deposited with an officer of the court, and may further order that all proceedings shall be stayed until the plaintiff gives the security for the cost thereof। मतलब कि अगर इन चीज़ों के बिल्स हुंडी के ऊपर है तो बोल सकती है कि ओरिजिनली आप कोर्ट को डिपॉजिट करिए, और प्लेंटिफ को भी बोल सकती है कि आप सिक्योरिटी जमा करवाइए, अगर नहीं करेगी तो उसको ऊपर अपना स्टे कर देगी। Recovery of cost of noting non-acceptance of dishonored bill or note. The holder of every dishonored bill of exchange or promissory note shall have the same remedies for the recovery of the expenses incurred in noting the same for non-acceptance or non-payment or otherwise by reasons of such dishonor as he has under this order for the recovery of the amount of such bill or note। मतलब कि जो होल्डर होगा डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज का या प्रोविजनरी नोट का, उसके पास सारी रेमेडीज़ होंगी रिकवरी करने के लिए जो एक्सपेंसेस उसने इंकर किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट के उसने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं उसको रिकवर करने के लिए। प्रोसीजर इन द सूट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर। द प्रोसीजर इन सूट्स हेयर अंडर शैल बी द सेम एज द प्रोसीजर इन द सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डनरी मैनर। मतलब कि अगर लीव टू डिफेंड मिल गई देयर आफ्टर ऑर्डनरी प्रोसीजर चलेगा कि इश्यूज फ्रेम होंगे, प्लेंटिफ एविडेंस होगा, डिफेंडेंट एविडेंस होगा, आर्गूमेंट होंगे, फिर जजमेंट एंड डिक्री होगी। तो ये था इसका प्रोसीजर। आगे आते हैं लीव टू डिफेंड की गाइडलाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले तो ऑर्डर 37 के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू प्रिवेंट अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शन बाय द डिफेंडेंट who has no defense and for expeditious disposal of the suit। जल्दी से सूट को डिस्पोज करने के लिए भी इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें है पहले तो आ गया कोर्ट की डिस्क्रिशन टू सेट असाइड ex parte decree and also to grant condonation of delay under order 37 rule 4 and order 37 rule 3 sub rule 7 respectively। तो इसके ऊपर केस है रजनी कुमार वर्सेस सुरेश कुमार मल्होत्रा 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? इफ़ द अपीयरेंस और द एप्लीकेशन फॉर द लीव टू डिफेंड हैज़ नॉट बीन फाइल्ड विद इन 10 days ऑफ द सर्विस ऑफ द समन्स, देन द कोर्ट में ग्रांट द परमिशन हैविंग कंडोन्ड द डिले अंडर ऑर्डर 37 रूल 7 सब ऑर्डर 37 रूल 3 सब रूल 7 एंड इन सच केसेस द कोर्ट शैल बी लिबरल। A slightest sufficient cause prove the court will allow the appearance of the application। आगे क्या है? आगे क्या कहती कोर्ट? Whenever an application for setting aside ex parte decree under order 37 rule 4 is filed, the applicant shall make the 3 prayers। वो 3 प्रेयर करेगा। पहली क्या? The prayer to stay the execution of the decree, the prayer to set aside the decree and the prayer to allow him to file the leave to defend। ये 3 चीज़ें वो फाइल करेगा। आगे आता है केस कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है जो ऑर्डर 37 रूल 3 सब रूल 5 में कि लीव टू डिफेंड ग्रांट करनी है कि नहीं करनी, उसके ऊपर केस है मैकेल इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वर्सेस बेसिक इक्विपमेंट्स कॉरपोरेशन 1976 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा केस है सुनील एंटरप्राइजेस वर्सेस SBI कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड 1998 सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा है? At the stage of examining whether the leave to defend shall be granted or not, the real test is not whether the defendant will succeed or not. Rather, the real test is whether the defendant has presented some such facts which create tribal issues between the defendant and the plaintiff or not. That is, whether the facts presented by the defendant are such wherein the court in its judicial mind believes that there is a contest between the parties which is a substantial contest and hence the defendant shall be allowed the leave to defend। उसके अकॉर्डिंगली उसको लीव टू डिफेंड अलाउ हो जाएगी। तो उसकी उन्होंने कैटेगराइज कैसे की है कोर्ट ने? इफ द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट इज सच विच मेक्स आउट नॉट ओनली ए कंटेस्टेबल केस
rather it suggests that the defendant will succeed if the grounds are proved। उसको प्रूव कर देता है उन फैक्ट्स को, इन सच केसेस उसको अलाउ कर देंगे। अगर तो वो ऐसे ग्राउंड शो कर रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेबल केस नहीं होगा, मतलब कि ये जीत भी सकता है कि अगर ये प्रूव कर दे तो उसमें तो उसको अलाउ करनी ही करनी है। अगर सेकंड केस है कि उसके पास ये नहीं है कि वो जीतेगा, बट इट ही सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट ही द डिफेंडेंट हैज़ ए कंटेस्टेबल केस, उसके पास ट्राइबल इश्यूज हैं बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। कोर्ट को लगता है कि देयर इज ए कंटेस्टेबल केस बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट हैज सर्टेन इश्यूज विच नीड्स अ ट्रायल, इन दैट केस उसको फिर अनकंडीशनली लीव टू डिफेंड अलाउ कर देंगे। और तीसरा क्या है, देयर मे नॉट बी ए सेवरल ट्राइबल इश्यूज बिटवीन द पार्टीज, बट देयर मे बी सम इश्यूज on which there is a contest between the plaintiff and the defendant, and the court may deem proper in the interest of justice to allow a defense to the defendant, कि कोर्ट को लगता है कि इसको डिफेंस देना चाहिए। इन सच केसेस कोर्ट अलाउ कर देगी उसको, बट द कोर्ट में इम्पोज द कंडीशंस अपॉन द डिफेंडेंट, उसको ऊपर कंडीशंस इम्पोज कर सकती है। कंडीशन कैसी होंगी कि उसको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे प्रायर इस फैक्ट्स के रिगार्डिंग जो कंटेस्टेबल लग रहे हैं उसको, या कोई उसको टाइम बाउंड कर देगी कि इतने टाइम में ही आपको प्रूव करेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज मैं दूंगी आपको, कोर्ट बोलेगी। तो अगर उसके पास कुछ ट्राइबल हैं इश्यूज, कुछ नहीं है, जो ट्राइबल है उसके ऊपर कोर्ट उसको लीव टू डिफेंड अलाउ कर देगी, बट सर्टन कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड। कोर्ट उसके ऊपर सिक्योरिटी कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, सिक्योरिटी जैसी कंडीशन नहीं लगाएगी, बट हाँ टाइम बाउंड वगैरह कर सकती है। बट आ गया चौथा केस, इन केस if the leave to defend shows that the defense of the defendant is sham, illusory और moonshine है, unreal है, then the court will not grant the leave to defend, वो डिफेंड नहीं करेगी। बट कई बार क्या होता है कि कोर्ट अगर अलाउ करना चाहे इन सच केसेस ऑल्सो, कि कोर्ट को लगता है कि कुछ शैम है कुछ नहीं है, इन दैट केस कोर्ट कैन इम्पोज कंडीशंस अपॉन द डिफेंडेंट। द कंडीशंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टू डिपॉजिट द कॉस्ट जमा करवा दो, कुछ सिक्योरिटी जमा करवा दो। इन दैट केसेस कोर्ट डिफेंडेंट के ऊपर कंडीशंस लगा सकती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं विद रिगार्ड टू द लीव टू डिफेंड एंड सेटिंग असाइड ऑफ द एक्स पार्टे डिक्री और एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स इन द समरी सूट। समरी सूट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेंस के लिए आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, जैसे बेयर लैंग्वेज हमने पढ़ी अच्छी तरह से इसको रीड करें, तभी आपका ये कवर होगा अच्छी तरह से। और ये केसेस जो मैंने बताए हैं इनको एक बार केसेस को ऑनलाइन आप खोल कर जजमेंट को रीड अच्छी तरह से, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू।